हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर वही क्लासेस लेकर आए हैं, वही वीडियोस लेकर आए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और हाँ, अगर बस एग्जाम तक आप रुकिए, 17 फरवरी से एग्जाम होना शुरू है और 17 फरवरी के बाद अगर आपका एग्जाम से एक भी क्वेश्चन मेरे चैनल से अगर नहीं आएगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। फालतू कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझे। अभी हम लोग ज्ञानी नहीं बनेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉइंट ऑफ एग्जाम भी उसे देखेंगे। बाकी हम लोग अगर ज्ञानी बनना होगा तो बाकी बाद में फंडामेंटल क्लासेस लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। चलिए जैसा, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का क्या कह रहा है। साइंस के क्वेश्चन है, एमसीक्यू साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए क्या कह रहा है। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए 100%। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 2 नंबर के आएगा। ओके, सुनिएगा जरा, क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझे। तो जैसा देखिएगा, जैसा देखिए संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो मेरी बातों को समझिएगा। कोई भी पदार्थ लीजिएगा, 2 गो या 2 गो से अधिक, एक तो हो नहीं सकता, कम से कम जोड़ने के लिए संयोजन मतलब जोड़ने वाला, समझे। ऐसे भी क्रिया इसको जोड़ा जाए, जोड़ के नया बनाया जाए, मतलब समझिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके या जुड़ करके नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात को समझिएगा कि कोई भी 2 गो तत्व ले लीजिए, आप कोई भी 2 तत्व ले लीजिए, या 2, जरूरी नहीं कि 2 ही लेंगे, एक तो नहीं ले सकते भैया, कम से कम 2 ले सकते हैं, या 2 से अधिक 10, 20, 50, 10 टरक 20 कुछ हो ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, 2 से अधिक। ओके, और आप दोनों को आप जोड़िएगा, आपस में मिलाइएगा। अब मिलने के बाद जब नया पदार्थ कोई बनेगा, कोई नया पदार्थ हमारा बन के आएगा ना, उसी को बोल देंगे, उसी अभिक्रिया जो हम लोग ये करेंगे प्रोसेस को, इसको बोल दिया जाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुआ, नहीं समझ पाए। जैसा कि देखिए आपको एग्जांपल के सामने दिखा के दे, देखिए एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया गया है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, और दोनों को आपस में मिलाने के बाद देखिए क्या बन रहा है, H2O, मतलब कि जल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ पा रहे हैं। H2O जल का सूत्र है कि नहीं। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस को लीजिएगा और ऑक्सीजन गैस को लीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो एक पदार्थ हो गया आपका कौन सा, हाइड्रोजन, एक हो गया आपका ऑक्सीजन, और दोनों को मिलाएंगे तब क्या बन रहा है बउआ, तो जल बन रहा है। नया यौगिक क्या बन के आ रहा है, जल आ रहा है। तो इस जुड़ने के बाद ही ना बना जी, संयोजन करने के बाद ही ना जल बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। समझ पाए। संयोजन मतलब कि कोई भी 2 या चाहे 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा, जुट करके नया पदार्थ बनेगा, समझे। तो उसी को बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे लीजिए, देखिए यहाँ पे C से कार्बन है, कार्बन, और देखिए ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। एक ये हो गया आपका अलग तत्व, ये हो गया अलग तत्व, दोनों मिलकर नया जो ये बना रहे हैं, ये यौगिक हो जाएगा या फिर नया पदार्थ हो जाएगा। तो जब देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को क्या बोल देंगे, उसी अभिक्रिया को, उसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट चलें, जैसा आगे चलते हैं, देखिएगा अगला कह रहा, देखिए अगला तो कहिए मत, अगला क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बनाते हैं, समझिए। आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें एवं इसे किरण आरेख से दर्शाइए। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, इसको लिखना है और उनको किरण आरेख से दर्शाना है। ओके, मतलब कि प्रकाश के परिवर्तन आप किसे कहते हैं, समझ पाए ना। बातों को समझिएगा जरा सा। देखिए पहली चीज की प्रकाश के परिवर्तन किसको कहते हैं, ओके, और इनके नियम क्या है, इन सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है। सिंपल सी बात भैया, अगर आप
टॉर्च से निकालेगा प्रकाश, यहाँ जाएगा और यहाँ से टकरा कर हमारी आँख तक आएगा, तो उसको क्या बोल देंगे? टकरा के मतलब लौट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लौट के जब आएगा, लौटेगा, उसी को क्या कह देंगे? प्रकाश का परावर्तन। कहीं से प्रकाश निकले और निकल के किसी वस्तु पे पड़े, वहां से टकरा के अगर हमारी आंख टकरा के लौटेगा ना जी, तो सिंपल समझ जाइएगा कि क्या होगा? तो वो समझिएगा कि वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश टकरा के लौटेगा तो लौटने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझ पाए? आखिर प्रकाश के परावर्तन के नियम किसको कहेंगे? तो सुनिएगा, जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल करके निकलती है और किसी सतह से टकरा कर लौटती है, उसी नियम को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझ में? नहीं समझ में? जिस प्रकार देखिए, जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का, यहां पे लिख दे क्या? यहां पे लिख दे क्या? देखिए ध्यान से समझ, एक बार देख लीजिएगा। जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से ओके, बिंदु स्रोत से निकलकर सतह से टकराकर लौटती है, उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ओके, नियम कहते हैं। समझिएगा, सिंपल सा बात भैया। अगर ये प्रकाश हमें दिखाई दे रही है, इसका पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप ही जरा सा सोचिएगा, अगर ये सारे के सारे लाइट ऑफ कर दिया जाए तो क्या ये हमारी आंख से दिखाई देगा? क्या नहीं देगा। तो इसका मतलब कहीं से प्रकाश निकलेगा, इस पर जाएगा और टकरा के हमारी आंख तक लौट के आएगा, तभी वो दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता कि भैया चले बिना प्रकाश का दिखाई देगा, तो रात में रोशनी की, प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं होता। समझ पा रहे? मतलब ये कि अगर प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलेगा, किसी प्रकाश स्रोत से निकलेगा, तो टकरा कर लौटेगा जरूर, और टकरा कर जब लौटेगा तो यही लौटने की जो प्रक्रिया होगी ना टकरा के, उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। और इसी बातों को हम लिखवा दिए हैं कि देखिए, किसी बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटती है, अर्थात प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? और आखिर प्रकाश के परावर्तन नियम किसको कहते हैं? तो देखिए, जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का माने क्या भैया? नियम है कि जाएगी तो टकरा के लौटेगी जरूर, यही ना नियम है जी। तो जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर सतह से टकरा कर लौटती है, उसी नियम को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। क्लियर हुआ? समझ में? जरा सा आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा और आगे देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया, आगे जैसे देखिएगा, इसमें आपका एक बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली पूछेगा, एकदम पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कई गो होता है। तो आंख बंद डीबा गए, चुपचाप 2 मार दीजिए, टक से 2। देखिए यहाँ पे लिखे भी है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम, और दोनों नियम को भी आपको दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ओके, क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि अर्थात कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण मतलब इंसिडेंस एंगल I से डिनोट करेंगे, परावर्तन कोण को R से रिफ्लेक्टिव एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए? तो I बराबर R लिखा रहेगा, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण, ये भी हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर सिंबल भी इसका लिख सकते हैं। ओके, तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये कैसे होता है अभी आपको हम दिखाएंगे फिगर पे। आगे चलिएगा, दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, देखिए खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इन दोनों नियमों को हम लोग सीखेंगे। ओके, देखिए कैसे, समझिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि इसे किरण आरेख से दर्शाइए, तो यही आपका देखिए किरण आरेख है। ओके, यही आपका किरण आरेख है। देखिएगा, सिंपल सा बात, आप जरा सोचिए, कभी आप अपने आईना के सामने जाके से टॉर्च जलाइएगा,
जब ऐसे टॉर्च ऐसे जलाइएगा तो यहाँ से निकल के हो जाएगा। अगर और आप इधर आइएगा तो और वही उधर भागेगा, इधर आइएगा तो और उधर भागेगा। जितना आप पास लेके जाएगा, अगर सीधा डालिएगा तो वो टकरा के लौटेगा, सीधा ही लौटेगा। मतलब ये कि यहाँ से अगर प्रकाश से ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, यहाँ से प्रकाश से गया तो टकरा के से लौट के जरूर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। आई लौट के जा रहा है, इसी लौटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। ओके, अब सुनिएगा, तो यहां से जो ये आया तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ओके, और टकरा के लौटेगे तो इसको बोल देंगे क्या, परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, जो किरण आएगी उसको आपतित किरण। आज जहां आके मिलेगी ना आपतित किरण जी, उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। इसी पर हमने एक लंब खींच दिया, उसी को क्या कह देंगे, अभिलंब। तो पहला नियम देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए दूसरा है लेकिन पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब देखिए ये हो गया एक समतल, एक इधर साइड हो गया, इधर वाला ऊपर ऊपर, और एक हो गया दर्पण के नीचे। ये दर्पण है हमारा, एक हो गया दर्पण के ऊपर, एक हो गया दर्पण के नीचे। ओके, एक समतल ये, एक समतल ये। अब जरा समझिएगा कि आपतित किरण, चले ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण ये हो गया परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये वाला हो गया अभिलंब। अब आप ही बताइए, क्या ये तीनों इधर है जी, नीचे है क्या? नहीं है ना, नीचे नीचे नहीं है ना, तीनों तीनों ऊपर ही है ना जी। जिस देखिए इधर से आया, ये ऊपर से आया तो ऊपर ही चला गया, प्रकाश की परावर्तित किरण टकरा के गया कि नहीं गया? तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, एक ही है ना। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, माने एक ही दिशा में होता है। क्लियर हो गया समझ में? अब जरा समझिएगा, अब जरा देखिए आपतन कोण पतन कोण कैसे बराबर होते हैं। अब आप बताइए कि ये हमारा दर्पण हो गया, ओके, और दर्पण पर यहां से प्रकाश आई, यहां से चली गई, टकरा के लौट गई, लौटेगी कि नहीं लौट गई? तो इसके बीच में अगर मान के चले जाए 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री? 100 डिग्री। आप बीचे बीच अभिलंब गिर के इसको फाड़ देगा, तो आप बताइए कि ये वाला 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? विभाजित करेगा ना जी, बांटेगा। तो इसका मतलब कि जितना डिग्री हाई होगा उतने डिग्री हाई होगा। तो इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अभिलंब, और ये आपतित किरण के बीच जो ये कोण बनेगा, ये वाला कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनेगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दोनों बताइए बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो देखिए यहाँ पे आई आर दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? यही दो नियम इस प्रकाश के परावर्तन के थे। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट में लिखिए इस बात को कि समझ में आया या नहीं आया। दिक्कतें हो रही है तो भी दिखिए, अगर हाँ इसके बारे में कुछ सुझाव देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, या फिर इस क्लास इस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आइए, उस सब्जेक्ट पर ये एक क्वेश्चन मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपको जरूरतें हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, मतलब कि धातु और अधातु के बारे में पूछ रहा है। ओके, ये इसमें क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या अलग अलग इनकी क्वालिटियां हैं, इसी बारे में पूछ रहा है। देखिएगा जैसा, तो एक साइड बनाइएगा धातु का बॉक्स और एक साइड बनाइएगा अधातु का बॉक्स। ओके, मेटल और नॉन मेटल। ओके, तो देखिएगा कह रहा है कि धातु कठोर होते हैं। धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी, जितना एल्युमिनियम, जितना है ना, तांबा वांबा, इसको धातु कहते हैं। ओके, अब समझिएगा, तो कह रहा देखिए कह रहा है कि धातु कठोर होते हैं। अब आप बताइए लोहा कठोर होता है कि नहीं होता है? उसको कठोर माने काड़ा, हार्ड होता है कि नहीं हार्ड होता है? लेकिन क्या देखिए अधातु कठोर नहीं होती है। ओके, आगे कह रहा है क्या, देखिए धातु में उष्मा का चालन होता है। आप समझिए अगर इतना बड़ा ये लोहा है, अगर हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ छूने पर देखिए ये आग के पास रहेगा, ये आग में रहेगा, लेकिन गर्म यहाँ पे छूने पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मतलब इसमें उष्मा माने गर्मी चलता है, उष्मा माने गर्मी का भी क्या होता है? चालन होता है। जबकि इसमें अधातु में ऐसी कोई क्वालिटियाँ नहीं होती है। अब चलेगा, धातु में चमक होती है, धातु चमकता भी है,
सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा सब चमकता है कि नहीं चमकता है? ओके, देखिएगा अधातु में चमक नहीं होता है। अब कह रहा क्या कि इसमें विद्युत आसानी से चालन होता है। विद्युत का आसानी से चालन किसमें होता है? किसमें? धातु में। अब आप बताइए लोहा में, धातु में लोहा धातु है, चांदी धातु है ना, सोना धातु है, लेकिन आप बताइएगा कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इन सब में विद्युत करंट चलता है कि नहीं? बिजली चलता है? नहीं चलता। तो इस तरह से वायर कैसे आते हैं, बिजली कैसे आते हैं? समझ पा रहे ना? तो धातु में क्या होता है? विद्युत आसानी से चलन होता है, जबकि इसमें देखिए अधातु में ऐसा कोई क्वालिटियां नहीं होती है। अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता है। आगे कह रहा कि धातु को देखिए इसे पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, या हम लंबा तार बना सकते हैं, तन्य किया सकता है, तन्य की क्वालिटी होती है, लेकिन इसको पीटने पर ये क्या चादर नहीं बनेगा, बल्कि ये टूट के चूर चूर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि इनके परमाणु, किसके? धातु के परमाणु में धनायन प्रदान करने वाली गुण होती है। ये पॉजिटिव चार्ज क्वालिटी प्रदान करते हैं, अपना धनायन प्रदान करते हैं, जबकि अधातु है वो ऋणायन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऋणायन प्रदान करते हैं। और बहुत सारी है, लेकिन हम आपके 6 लिखवाए हैं, 6 को क्वालिटी लिखवाए हैं, 6 को अंतर लिखवा दिए, लेकिन आपके एग्जाम में 5 को पूछेगा या 3 को पूछेगा, समझे? 2 नंबर में पूछेगा तो आप 3 ही को लिखिएगा, अगर 5 नंबर पूछेगा तो 6 ही सब लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन, इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि आप कोई हद ही हिसाब नहीं इसका समझ पाए, इतना अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अब लीजिए, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसे रासायनिक समीकरण से व्यक्त करें। रासायनिक समीकरण से भी इसको व्यक्त करना है, मतलब समझिएगा। सिंपल सा बात, जैसे ही नाम आएगा ही प्रकाश संश्लेषण, तो यूं समझिएगा कि ऐसन विधि, ऐसी विधि, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा। समझ में? पेड़ पौधा जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? अब समझिएगा जरा सा। अब कह रहे कि इसके समीकरणों को देखिए व्यक्त करें। बात समझिएगा पहले, देखिए लिखवा दिए हैं, पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। या फिर लिखवा है, अर्थात पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ये क्या क्या है बुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, जड़ है और सूर्य का प्रकाश है। सबसे मोस्ट सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, समझे? तो सूर्य का प्रकाश है, आपका ये क्लोरोफिल है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब के सब आपस में पेड़ पौधा क्या करता है? उसको लेता है और लेके अपना भोजन बनाने का काम करता है, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, माने ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण देखिए क्या है, समझिएगा। ये देखिए 6 गो 6CO2 का मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये? कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6 गो। ओके, और देखिए H2O का मतलब जल। क्या होता है? जल। 6 गो जल ले लिया। कार्बन, अभी हम देखिए आपको लिखवा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश, इन 4 चीजों की जरूरत होती है। तो देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका जल हो गया, सूर्य से प्रकाश ले ही लेगा ये, और पेड़ के पौधा के पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता ही है। अब समझिएगा, तो इसके बाद जो अपना ये बनाएगा, ये एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ये आपका साथ ही साथ बोलिए वो ऑक्सीजन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? तभी ना हम लोग लेते हैं जी, समझ पाए? तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, ये आपका ऑक्सीजन का सूत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे किन चीजों का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, किसका उत्पादन करते हैं? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। किसका? ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। एक आपका जल भी होता है, समझे? एक आपका जल भी होता है। तो हालांकि जल का उतना कोई महत्व नहीं है, लेकिन जल भी होता है। ओके, आगे समझिएगा जरा सा। नेक्स्ट देखिएगा, ये समझ पा रहे हैं? तो आप अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कुछ देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। समझ पा रहे हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। क्लियर हुआ, समझ पाए। और आपके देखिए एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा सा, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, एकदम बारीक से देखिएगा, एकदम इतना मतलब कि यूँ समझिएगा कि जितना आप ध्यान से सब क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर से आ नहीं सकते, इसके बाहर से आ नहीं सकते। और ज़्यादा हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे पास तो समय है नहीं, 17-18 तारीख से हमारा एग्जाम होने वाला है, विद्वान तो बनेंगे है नहीं। विद्वान बनना होगा तो फिर से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फंडामेंटल फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, आप उसमें आराम से एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहिएगा, समझे। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर क्लास लेकर आएंगे, ओके। लेकिन आप पहले पढ़े तो देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्या, 5 नंबर बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, 4 को 5 बताएंगे, उसमें से एक वो जरूर आएगा, एकदम वो कन्फर्म आएगा। देखिए पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, देखिए पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आहार नाल, क्या आहार नाल या पाचन तंत्र की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, नामांकित ओके चित्र बनाए। मतलब क्या कि ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिंग सिस्टम का हमारा एक फोटो बनाने के लिए पूछेगा आपसे, और 5 नंबर में आएगा और डेफिनेटली आएगा। समझ पा रहे, या तो पाचन तंत्र या आहार नल का आएगा, नहीं तो आपका देखिए ये, नहीं तो आपका न्यूरॉन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो आपका पुष्प का, देखिए ये आपका पुष्प का जनन भाग पूछेगा, ये जनन अंग का आपसे क्वेश्चन पूछेगा बनाने के लिए। समझ पा रहे ना, जनन अंग का। या फिर आपसे एक क्वेश्चन 4 नंबर में ये पूछ सकता है, अगर इनकी फिगर नहीं होगा तो आपका ये पूछ सकता है, एक फेफड़े का हो सकता है, पूछेगा फेफड़े का, ओके। एक आपका क्वेश्चन पूछेगा ये, नेफ्रॉन का, ओके, नेफ्रॉन का क्वेश्चन पूछेगा। एक आपका क्वेश्चन पूछ देगा, ये देखिए अमीबा का, किसका, अमीबा का ये क्वेश्चन पूछेगा। अमीबा में लिखिएगा, अमीबा में पाचन का व्याख्या करें, हालांकि ये हम आपको लिखवाएंगे भी। देखिएगा एक आपका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आहार नल। अब देखिए आप ये फिगर में आहार नल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसी फिगर में टोटली जितना फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर को बस आप वहां पे उतार दीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ फिगर को उतारिएगा। जो साइड में नाम दिखाई दे रहा है उसको केवल लिख दीजिएगा, तो वो समझिएगा कि आपका 5 नंबर मिल जाएगा, ओके। अगर मान लीजिए कि आहार नल नहीं आए, ओके, तो आपसे पुष्प का नर जनन पूछेगा, ये पुष्प का जनन भाग पूछेगा। तो ये देखिए पुष्प का जनन भाग, ये पुष्प का जनन भाग देख लीजिए, यही आपका आएगा एग्जाम में एक फोटो बनाने के लिए 5 नंबर के आएगा, ओके। या फिर ये देखिए, ये नेक्स्ट फिगर देखिएगा, ये तंत्रिका कोशिका है, ये भी आपके 5 नंबर के एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर आ सकते हैं। या फिर अगर नेफ्रॉन का नहीं होगा तो समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर नेफ्रॉन का नहीं होगा तो यूं समझिए एक आपका फेफड़े का, ये देखिए फेफड़े का फोटो आ सकता है बनाने के लिए। 5 नंबर के एक फोटो आएगा, कोई भी 5 नंबर के। या फिर आपका अमीबा का आएगा, या न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का, या नेफ्रॉन का, इसी 5 में से। समझ पा रहे, इसी 5 में से। ये देखिए नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन मतलब वृक्क, एक वृक्क भी बोलते हैं, नेफ्रॉन का एक और नाम क्या होता है, वृक्क, ओके। तो वृक्क का बोलेगा कि स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, तो ये देख लीजिए वृक्क का। समझ पा रहे, और ये फोटो बना करके चारों साइड में सब बस केवल नाम लिख देना है, आपका डेफिनेटली 5 नंबर क्या आएगा। एक और आपको संदेशा देंगे कि अगर कोई नहीं, अगर मान लीजिए कोई नहीं आया, हमको याद ही नहीं है, दे दिया किस चीज का, आहार नल का, हमको याद ही नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, आप वहां पे किसी और का फोटो बना दीजिएगा, लेकिन फोटो बनाइएगा जरूर। क्लियर हो गया, समझ पाए। बाकी हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे कि किस तरह के आपके एग्जामिनेशन में लिखना है, एकदम आपको बताएंगे किस तरह के एग्जाम में लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपके परसेंटेज अच्छे खासे आ सकते हैं। बस यूं हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। आपको बताएंगे दोस्तों एकदम
पूरा मेरा वादा है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ें फिर भी आपको जो जो पढ़ा रहे उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और हम बताएंगे आपको परसेंटेज कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। समझ पा रहे? तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।